का कोई काम नहीं है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बर्नौली कहता क्या है। बर्नौली एक साइंटिस्ट है और उसने एक प्रमेय दिया कि जब कोई आदर्श द्रव या आदर्श तरल किसी असमान परिच्छेद की नली में या किसी नली में क्या होता है, धारा रेखी प्रवाहित होता है। क्या क्या हो गया? आदर्श द्रव, कोडिंग कर लेना फिर बाद में, क्या आदर्श द्रव, हाँ, जब किसी नली में, ऐसा लिख देता हूं, किसी नली में कैसा प्रवाहित हो, हाँ, धारा रेखी, हाँ, प्रवाहित हो, तो प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत होती है। ठीक है, इतना इसका कथन है। अब कुल ऊर्जा में इसमें तीन तरह की ऊर्जा होती है। एक होती है दाब ऊर्जा, ठीक है, साथ में होती है यहां पर गतिज ऊर्जा, और साथ में होती है क्या, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होती है, नियत होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा तो इनका योग है ना, जहां पर यदि कहीं पर द्रव थोड़ी देर के लिए रुका है या कैसा भी है, क्योंकि चलती हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भी होती है। जैसे पंखा चले तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, ऊंचाई पर है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, भले गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी रहेगी और स्थितिज ऊर्जा रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे यहाँ से द्रव बह रहा है तो गतिज ऊर्जा हो गई, ऊंचाई से बह रहा है तो स्थितिज ऊर्जा हो गई, तो उस पर कौन सी ऊर्जा है, दोनों ऊर्जा हो गई। और ये दाब के कारण बह रहा है इसलिए दाब ऊर्जा भी हो गई। ठीक है, तो किसी भी द्रव में किसी भी पॉइंट में तीन तरह की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो ये तीनों ऊर्जा का मान कैसा होता है, नियत होता है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, आदर्श द्रव जब किसी नली में क्या होता है, धारा रेखी प्रवाहित होता है, तो प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। अब कुल ऊर्जा के कोष्टक में लिख सकते हो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि कुल ऊर्जा नहीं लिखना है ऐसा भी लिख सकते हो, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग समान होता है, चाहे कोष्टक में लिख के बता दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दाब ऊर्जा को हम लिखते हैं P प्लस ये गतिज ऊर्जा को लिखते हैं, ये हो जाएगा dv², और ये क्या हो गया, dh, dgh। ठीक है, ये इसका मान क्या होता है, नियत होता है। फिर से देख लो, P का मतलब यहाँ पर दाब है, 1/2 dv², हालांकि mv² लिखते हैं, तो m को यहाँ पर उसके घनत्व में बदल के हम देख रहे हैं। d का मतलब यहाँ क्या है, घनत्व। वैसे घनत्व को हम रो से दर्शाते हैं, पर दिक्कत ये है कि यहाँ भी P है, फिर रो भी P जैसे दिखता है, तो पता न चलेगा कौन प्रेशर वाला है कौन घनत्व वाला है, बनाते बनाते सब P जैसे हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख दिए, D, डेंसिटी है। ठीक है, तो आप जो गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़े हो, mv² पढ़े हो, तो m को हम किस में बदल के देख रहे हैं, घनत्व में। ठीक है, इसी तरह mgh पढ़े हो तो m को हम क्या मान लिए यहाँ, d, तो यहाँ पर d हो गया। तो यहाँ पर ये हुआ दाब ऊर्जा, ये हो गई गतिज ऊर्जा, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, इनका योग क्या होता है, नियत होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया कि बर्नौली के प्रमेय को सिद्ध करिए, और कभी कभी पूछ दिया P = +1/dv² +1/dgh बराबर नियत है, इसको सिद्ध करिए। वहां नहीं लिखिए कि बर्नौली का प्रमेय है, तब भी आपको यही काम करना है। समझ में आ गया? अब इसके लिए क्या करना है, तीन हमारे पास 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है। एक बार हमको कार्य निकालना है, एक बार हमको गतिज ऊर्जा निकालना है, और एक बार हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक, और एक बार हमको उनको संतुलित करना है, बराबर कर देना। बस 4 स्टेप का है। तो पहला काम क्या करोगे, कार्य निकालोगे। दूसरा काम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। तीसरा काम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। फिर कार्य बराबर लिख देंगे गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतना स्टेप है। ठीक, तो चलो मैं यहाँ पर थोड़ा रेसिपी लिख देता हूँ लास्ट में। यहाँ पर क्या पहले क्या करोगे, कार्य। दूसरा क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तीसरा क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। और चौथा निकालना है कि कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ये चीज हमको ध्यान रखना है। ये मान लो बर्नौली का प्रमेय इतने में खत्म। ठीक है, अब ये चित्र बना है,
तो चित्र में देखो यहाँ पर हमारे पास दो नली है ना, एक ये हो गई, माने एक हिस्सा ये हो गया, इसके दो सिरे हो गए इस नली के, एक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक इस तरह की ये नली बनी हुई है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो एक तरह का क्या भरा है, आदर्श, इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, आदर्श द्रव। और इसमें जो प्रवाह होता है आदर्श द्रव का कैसा होता है, धारा रेखी प्रवाह होता है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला बिंदु है, यहां पर मान के चलते हैं, ऐसा बना देता हूं कि ये डैश 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 करके इस तरह से द्रव इधर की ओर क्या जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो दो बिंदु हो गए, इसका बिंदु का नाम मैं 1 रख दिया और इस बिंदु का नाम क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। इस बिंदु पर जो द्रव का दाब है वो क्या है, P1। यहां पर परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A1। और यहां से B से लेकर के C तक की दूरी क्या है, V1 डेल्टा T। माने यहां पर उसका V1 हुआ द्रव का वेग और डेल्टा T हुआ उसका समय, कि कितने समय में वहां जाएगा। तो जब हम मान लो हम इसको धक्का मारेंगे तो यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, तो कहां से कहां तक गया, यहां से B से लेकर C तक। इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा x1, इतनी दूरी तय किया वो, ठीक है। मान लो यहां पहुंच गया, मान लो 6 सेंटीमीटर, तो वहां तो चौड़ा है ना, वही द्रव थोड़ा कम दूरी तय करेगा क्योंकि जगह वहां ज्यादा हो गई, ठीक है। मान लो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर 2 लड़के थे, 3 लड़के थे मान लो। अब 3 लड़के हैं, सकरी जगह है, तो आगे पीछे होके जाएंगे, आगे वाला जाएगा फिर पीछे वाला। जब चौड़ी जगह हो जाएगी तो यहाँ अगल बगल खड़े हो जाएंगे, तो इकट्ठे निकल जाएंगे, माने उनको दूरी कैसे लगेगी, कम लगेगी। तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ की दूरी को हम क्या मान लेते हैं कि ये दूरी क्या हो गई, डेल्टा x2, ठीक है। अब इसका शब्द बनाना है यार, तो शब्द बड़ा सरल है, चित्र को देखो, शब्द बनाओ। माना एक नली है जिसके अंदर आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाहित होता है। पहले बिंदु पर दाब है ना, दाब, परिच्छेद का क्षेत्रफल, वेग, समय और विस्थापन एक बार लिख देंगे तो दोबारा ना लिखना पड़ेगा। क्या लिख रहे हैं, किसी नली में आदर्श द्रव प्रवाहित होता है, आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाहित होता है, तो पहले बिंदु पर दाब P1, परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, द्रव का वेग V1, समय अंतराल डेल्टा T1, डेल्टा T, इसमें T1 नहीं लगाना है, और विस्थापन डेल्टा x1, ऊंचाई h1, ठीक। इसी प्रकार दूसरे बिंदु पर P2, A2, V2, डेल्टा x2, और ये दोबारा दाब आप नहीं लिख देना, इसी प्रकार दूसरे बिंदु पर क्रमशः लिख देना, तो दोबारा से दाब ना लिखना पड़ेगा, परिच्छेद का क्षेत्रफल ना लिखना पड़ेगा। लाइन समझ में आ गई, बस इतना चित्र वो वर्डिंग करना है। तो चलो बोल के बताओ क्या होगा। एक नली है, आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा बना लिया यार, असमान परिच्छेद इसमें कर देते हैं, किसका, हाँ, असमान परिच्छेद की नली। जब दुबली पतली मोटी माने एक जैसे ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, असमान परिच्छेद। तो चलो यहां से चालू करते हैं। माना असमान परिच्छेद की नली है जिसके अंदर आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाहित होता है, तो पहले बिंदु पर दाब P1, परिच्छेद का क्षेत्रफल A1, विस्थापन डेल्टा x1, वेग V1, समय अंतराल डेल्टा T, ऊंचाई h1 है। इसी प्रकार दूसरे बिंदु पर क्रमशः, है ना, क्रमशः का मतलब P1, A2, X, ये P2 है ना, P2, A2, X2, V2, डेल्टा T है। और आपको मन पड़ता है तो दोबारा लिख देना कि दूसरे बिंदु पर दाब P2 है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 है ना, विस्थापन डेल्टा x2 है, वेग V2 है, समय अंतराल डेल्टा T है। ये सब लिख सकते हो, लिखना है, ठीक है। तो यहां पर अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, जैसे मैं यहां स्टेप बोला था ना कि क्या निकालना है, कार्य। तो पहला हो गया द्रव को कहां से कहां तक, B से C तक, B से C तक विस्थापित करने में किया गया कार्य,
समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया कार्य, लेकिन यहां पर मैं कार्य का सूत्र लिख देता हूं यार। तो ये W होता है F इंटू डी, यही होता है बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, हाँ यहाँ x कर देता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्य का सूत्र हो गया। इस सूत्र को यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं यार, है ना। तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो बल है, लेकिन बल को यदि दाब में लिखें तो क्या हो जाएगा यार। देखो यहां पर F का जो सूत्र होता है वो होता है P अपॉन ए। बोल दोगे? हाँ, ये P बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर F बराबर क्या हो गया, पी ए। तो बल की जगह मैं लिख देता हूं P1 और A1। यहां पर दाब क्या है, P1 और AN। यहां से सूत्र निकलेगा ना, यहां से F का मान क्या हो जाएगा, PA। तो बल की जगह हम लिख सकते हैं P1 A1। समझ में आया? ठीक, अब यहां पर जो हमको निकलना है विस्थापन। तो विस्थापन ये भी है V1 डेल्टा T। वेग में समय का गुणा कर दो तो वो दूरी या विस्थापन के बराबर होता है। देखो जैसे क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है V1 और समय कितना है डेल्टा T। तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर, x का मतलब क्या हो गया, ये किसका मतलब हो गया, बल का, और इसका हो जाएगा V1 डेल्टा T। ये किसका हो गया, विस्थापन का। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर मुझे माइनस लगाना है, दूसरे बिंदु पर भी लिखना है, क्योंकि जो कार्य में यहाँ पानी यहाँ से जा रहा है वहाँ से निकल रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, दूसरे के लिए सारा कुछ लिखना है, P2 A2 और फिर क्या हो जाएगा V2 डेल्टा T। तो समझ में आया कि बल नहीं लिखा मैं, F नहीं लिखा, F को क्या लिख देना है, PA, और x के विस्थापन के लिए लिख देना V1 डेल्टा T। क्लियर हुआ इतना? ठीक, आगे के हिस्से में चलते हैं। तो मैं कार्य को क्या लिख दिया, W। अब समझना यहाँ पर P1 ये लिख दिया A1, और मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा डेल्टा X1। ये और ये दोनों बराबर है ना, है? ठीक है, ये भी तो दूरी के बराबर ही है। पहले हमको वो नहीं निकालना है पहले, क्योंकि हम सीधे विस्थापन नहीं निकाल सकते, हम वेग और समय का गुणा करके विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं इसको लिख दिया डेल्टा X1। इधर को क्या लिख दूंगा, माइनस P2 A2 क्या हो जाएगा, डेल्टा X2। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया W इक्वल टू, ये हो जाएगा P1। अब समझना, क्षेत्रफल और विस्थापन का गुणा आयतन के बराबर होता है। क्षेत्रफल में किसी का गुणा कर दो, लंबाई का, चौड़ाई का, क्षेत्रफल में एक बीमा का गुणा कर दो, किसके बराबर होता है, आयतन। ठीक है, तो इसको मैं A1 और डेल्टा, ये तो जितना पानी हम यहां से डालें, मान लो 1 लीटर पानी डाले तो वहां से कितना निकलेगा यार, 1 लीटर निकलेगा। तो आयतन तो दोनों की जगह क्या हो जाएगा, बराबर। भले वेग अलग हो, दूरी अलग हो, पर उसका जो आयतन होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, V, और माइनस यहाँ पर लिख दिया P2V। ठीक है, ये अब इसमें V1 V2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना यहाँ से जाएगा उतना ही वहाँ से निकलेगा, तो आयतन समान रहेगा। तो मैं लिख दिया W इक्वल टू P1 माइनस P2, और ये क्या हो गया, V। ज़्यादा काम इसी भर में यहाँ है कार्य में, फिर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा सब एक जैसे। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ पर? तो पहले क्या निकालोगे, कार्य। तो कार्य के लिए मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, फिर एक बार आपसे पूछता हूँ कि कैसे कैसे करोगे। चलो ठीक, एक स्टेप पहले फिर से रिपीट कर लेते हैं। हाँ जी, तो द्रव को B से C तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो क्या क्या लिखूं बताओ, W बराबर Fx, तो वहां कोष्टक में लिखना है, सीधे वहां अप्लाई करना है। तो क्या लिखोगे, P1 A1, ये बल कहला गया। ठीक है, और विस्थापन के लिए क्या लिख दूं, V1 डेल्टा T, और माइनस लगा देना यहाँ, फिर P2 A2 V2 डेल्टा T। अगले स्टेप में क्या करोगे, P1 A1,
इसका मान क्या हो जाएगा, हाँ, डेल्टा x1, और यहाँ P2 A2 डेल्टा x2। ठीक है, यहाँ पर अगले स्टेप में देखोगे P1, इसको क्या लिख दोगे, V माइनस क्या हो गया P2, यहाँ हो गया V। जो जो यहाँ सूत्र लगाए हैं यहाँ पर बगल में लिखते जाएंगे कि यहाँ पर हम क्या कर दिए कि V1 डेल्टा T को माने वेग गुणे समय बराबर क्या हो गया, विस्थापन, है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 और कोष्टक में हो गया V, ये निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको निकालना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कि जब हम यहाँ से धक्का दिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ से गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ऐसे निकालेंगे, डेल्टा के बराबर, यहाँ क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो पहले हमको लिखना है दूसरे बिंदु का और फिर हमको लिखना है पहले बिंदु का। ठीक है, तो दूसरे बिंदु पर क्या हो जाएगा यार, 1/2m और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर। अभी मैं बोला कि जितना पानी यहां से दोगे उतने पानी वहां निकलेगा, माने यहाँ का द्रव्यमान और वहां का द्रव्यमान कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो उसको मैं m1 m2 नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ क्या लिख रहा हूं, m। द्रव्यमान और आयतन क्या रहेगा, समान। ठीक है, दूसरे बिंदु का क्या हो जाएगा, 1/2m V1 स्क्वायर। समझ में आ गया, बस ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन काम खत्म हो गया यार, है ना, समझ में आ गया। बस 2 वाले को पहले लिखना है और 1 वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, माइनस लगा के फिर हमको क्या लिखना है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं, U से, है ना। तो मैं ये लिख दिया डेल्टा U, 2 बार लिख लेना है, mgh और माइनस mgh। इसी तरह से इधर भी 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। अब इसमें क्या कर देंगे H2 और इसमें कर देंगे H1, 2 में से माइनस, है ना। इसी तरह से 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर घटा के 2 बार लिख देना, एक पहले वाले में V2 दूसरे वाले में V1। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया, इसको देखते जाओगे सरल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा निकालिए, क्या लिख दे, स्थितिज ऊर्जा। अब क्या है, कार्य। तो जो हम कार्य किए हैं वही कार्य 2 ऊर्जाओं में बदला है ना। माने कार्य जो है, जब हम यहाँ धक्का मारे यहाँ से तो उसमें गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न हुई और स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो गई। तो कार्य ही ना बदला, 2 भागों में बदल गया। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर कौन सा, स्थितिज ऊर्जा और प्लस क्या हो गया, गतिज ऊर्जा। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। अब मान रख देते हैं यार, कार्य का मान देखो क्या आया है लास्ट में, हाँ, इसकी जगह क्या लिखोगे, P1 माइनस P2 और ये क्या हो गया, V। आगे में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आया है, mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, फिर गतिज ऊर्जा का क्या आया है, 1/2 mv Vt स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर। अब सब के बटे में भी लिख देना, यहां से भी का पक्षांतर करेंगे, सब जगह भी का क्या करेंगे, पक्षांतर। तो ऐसा बन जाएगा P1 माइनस P2 बराबर, देखना ये m बटे क्या आएगा, भी, इसमें भी क्या आएगा, m बटे भी, इसमें भी क्या आएगा, m बटे भी, इसमें भी क्या आया, m बटे भी। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व, और घनत्व को यहाँ पर d से लिख देते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, m को हटा के क्या लिख देना है, d। तो क्या हो जाएगा ये dgh2, ये क्या हो जाएगा dgh1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2, अच्छा यहाँ पर भी है V2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1/2, m को क्या बदल दोगे, d, और ये हो जाएगा V1 स्क्वायर। यहाँ बगल में लिख दोगे कि m/v बराबर क्या है, d बराबर क्या हो गया, घनत्व। ठीक है, इस तरह से चाहो तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो कि सबके बटे में पहले भी लिख देना, फिर बाद में डी बदल देना, जैसा करना हो आपको। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट का स्टेप। जो 1 वाले हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, जैसे मेरे पास इधर क्या है P1, तो मैं ये लिख दिया यहाँ पर P1। ठीक है, अब इधर से देखो 1 वाला है ना, तो मैं पहले वो वाला क्रम से जमा लेता हूं। तो ये वाला ना ले लूं पहले, गतिज ऊर्जा वाला। तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 dV1 का स्क्वायर। फिर ये वाला भी ले आएंगे, अभी मैं किसको ले गया हूं, इसको।
अब इसको ले जाऊंगा, इसको पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, DGH1, ठीक है, बराबर। अब मैं ये -P2 को उधर ले जाऊं, -P2 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, P2। अब यहां पर क्या क्या बचा है, ये बचा है, हाँ तो क्या बचा, 1/2 dV2 का स्क्वायर, यही बचा। और फिर ये क्या बचा है, ये DGH2 बचा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, DGH2, ये आ गया। तो पहले बिंदु की जितनी ऊर्जा है और दूसरे बिंदु की जितनी ऊर्जा है वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसे तो मैं कहीं भी बिंदु ले लूं, हर जगह क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको नॉर्मलाइज करके लिख दें, सामान्य सूत्र 1 2 हटा दें कि भाई कहीं भी ले लो, इसलिए मैं इसका सूत्र बनाऊंगा। तो P1 को सिर्फ क्या लिख दूं, P, इसको क्या लिख दूं, 1/2, इसको क्या लिख दूं, DV2, और प्लस क्या लिख दूं, DGH। इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, नियत होंगे, ठीक। और यही हमको सिद्ध करना है कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा